गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूपीएससी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो संविधान के बारे में करने वाले हैं और आप सभी विद्यार्थी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूपीएससी में ना केवल प्री के नज़रिए से बल्कि मेंस और इंटरव्यू के नज़रिए से भी संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। और दोस्तों आज की क्लास में जब हम संविधान को पढ़ेंगे तो बिल्कुल सरलतम रूप में और बिल्कुल जीरो से संविधान को पढ़ेंगे। देखते हैं दोस्तों संविधान को। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों संविधान होता क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं। मैं आपको एक चित्र के माध्यम से संविधान को समझाने का प्रयास करता हूं। आशा करूंगा कि आप सभी विद्यार्थी संविधान को बहुत अच्छे से और बहुत सरल रूप से समझेंगे। दोस्तों संविधान हम कह सकते हैं कि संविधान एक पुस्तक है, एक ऐसी पुस्तक है जिस पुस्तक में लगभग 1 से लेके 395 अनुच्छेद है। अनुच्छेद मतलब दोस्तों हम कह सकते हैं नियम, और अगर पुस्तक की बात करें तो हम पेज के तौर पे इस चीज़ को लेंगे। मतलब एक ऐसी पुस्तक जिस पुस्तक के अंदर 1 से लेके 395 पेज है और वही पेज अनुच्छेद है और हम कह सकते हैं वो नियम भी है। तो एक ऐसी पुस्तक जिसमें 395 नियम है। और जो पुस्तक बात करती है किस चीज़ के बारे में, देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी, शासन व्यवस्था कैसी होगी। शासन व्यवस्था से हमारा मतलब है कि देश में लोकतांत्रिक शासन होगा या राजतंत्र। दूसरा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हम कह सकते हैं राष्ट्रपति, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल व अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, इस तरह के अधिकारियों का क्या कार्य होगा और इन्हें कैसे करना होगा। दोस्तों बहुत आसान तरीके से समझें कि संविधान एक पुस्तक है, एक ऐसी पुस्तक है जिसमें 395 अनुच्छेद है, 1 से लेके जो देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी ये बताता है, लोकतांत्रिक होगी या राजतांत्रिक होगी। जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल व अधिकारियों के बारे में बताता है कि अधिकारियों के क्या कार्य होंगे, अधिकारियों को जो कार्य हो किस प्रकार से करने होंगे। ये दो चीजें आप देखते हैं संविधान और क्या चीजें हमें बताता है। तो संविधान हमें और क्या बताता है दोस्तों, संविधान हमें देखते हैं तो देश संविधान हमें बताता है कि संविधान हमें और क्या बताता है कि देश के नागरिकों को क्या अधिकार होंगे। दूसरा देश के नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे। तीसरा देश की सरकार का मार्गदर्शन किस प्रकार होगा। मतलब सरकार को क्या कार्य करने हैं। दोस्तों ये सारी चीज लमसम हमें संविधान बताता है और देश में कानून का निर्माण कैसे होगा, संसद कैसे चलेगी, संसद कानून कैसे बनाएगी। तो दोस्तों संविधान एक पुस्तक होती है, एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें 1 से लेकर 395 अनुच्छेद होते हैं। देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी इस बारे में बताता है। पीएम हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, वह अधिकारी हो गए, वो किस प्रकार से कार्य करेंगे और कैसे कार्य करेंगे। देश में कानून का निर्माण कैसे होगा, संसद कैसे चलेगी, देश की सरकार का मार्गदर्शन किस प्रकार
सरकार का मार्गदर्शन किस प्रकार से होगा, मतलब सरकार किन लोगों से सलाह लेके, क्या सरकार संविधान से किस प्रकार से एक तरह की सलाह लेके आगे बढ़ेगी, सरकार को क्या कार्य करने हैं ये बताता है, एक तरीके से मार्गदर्शन करता है। देश के नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं ये बताता है। संविधान हमें बताता है कि देश में नागरिकों को क्या अधिकार है। दोस्तों एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सरकार की सीमा, क्या सीमा रहेगी कि सरकार को क्या कार्य करने हैं, ठीक है। सरकार की सीमा एक तरीके से सरकार पर सीमा प्रतिबंधित करता है, सरकार पर सीमा प्रतिबंधित करता है, मतलब एक प्रकार से सरकार के लिए ये निश्चित करता है कि सरकार को किस हद में रह के कार्य करना है, सरकार को किस सीमा तक कार्य करना है, सरकार की शक्ति किस सीमा तक है और उसके बाद सरकार की शक्ति नहीं होगी, उसके बाद जो शक्ति होगी संविधान की शक्ति होगी। तो दोस्तों संविधान को बहुत आसान तरीके से समझते हैं हम। ये संविधान था, इसे मिटा के हम एक बार परिभाषा देखते हैं संविधान का। संविधान की परिभाषा क्या निकल सकती है। परिभाषा, जब परिभाषा देखेंगे हम संविधान की तो हम लिखेंगे कि संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जो किसी देश की शासन व्यवस्था से संबंधित होता है, जो किसी देश की शासन व्यवस्था से होता है, जिसके आधार पर किसी देश का राजनीतिक व प्रशासनिक शासन चलाया जाता है। एक प्रकार से संविधान राज्य की सरकार की शक्तियों व सीमाओं का वर्णन करता है, वह देश के लोगों के मध्य सुरक्षा व सद्भावना, समन्वयता, बंधुत्व का भाव पैदा करता है। दोस्तों ये संविधान होता है। एक बार सभी विद्यार्थी बोर्ड पर देखेंगे। दोस्तों हम परिभाषा को पढ़ते हैं कि संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है। तो कुछ चीजों को आप नोट आउट करें। लिखित दस्तावेज, ठीक है, जो किसी देश की शासन व्यवस्था से संबंधित होता है, जिसके आधार पर किसी देश का राजनीतिक व प्रशासनिक शासन चलाया जाता है। एक प्रकार से संविधान राज्य की सरकार की शक्तियों व सीमाओं, सरकार की शक्ति व सीमाओं का वर्णन करता है, वह देश के लोगों के मध्य सुरक्षा व सद्भावना, समन्वयता, बंधुत्व का भाव पैदा करता है। सुरक्षा, सद्भावना, समन्वयता, बंधुत्व का भाव पैदा करता है। दोस्तों ये कुछ कीवर्ड है जिनके आधार पर हम संविधान की व्याख्या देख सकते हैं कि संविधान आखिरकार क्या होता है। ये कीवर्ड देखने में छोटी मोटी
कीवर्ड लग रहे हैं, लेकिन जब हम इन्हें व्याख्यात करेंगे, इनके बारे में व्याख्या देंगे, तब हमें पता चलेगा कि संविधान असलियत में कितना विस्तृत कार्य करता है किसी देश के लिए। थोड़ा थोड़ा सा अभी हम देख लेते हैं कि लिखित दस्तावेज से हमारा क्या आशय होता है। लिखित दस्तावेज क्या होता है दोस्तों? लिखित दस्तावेज से हमारा आशय होता है कि जिस संविधान का अधिकांश भाग एक लिखित रूप में पाया जाता है। जिस संविधान का अधिकांश भाग लिखित रूप में पाया जाता है। दोस्तों, दुनिया में दो तरीके के संविधान होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान, और दोनों ही प्रकार के संविधानों में कुछ ना कुछ लिखित पाया जाता है, कुछ ना कुछ अलिखित पाया जाता है। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में ज़्यादातर चीज़ों को लिखित रूप में वर्णित करा गया है, जबकि ब्रिटेन के संविधान जो अलिखित संविधान कहा जाता है, उसके संविधान में ज़्यादातर चीज़ों को अलिखित तौर पर दर्शाया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल नहीं है कि ब्रिटेन के संविधान में कुछ भी लिखित नहीं है। थोड़ा लिखित है और बहुत सारी चीज़ें अलिखित हैं। हमारे देश के संविधान में ज़्यादातर चीज़ें अलिखित हैं, कुछ चीज़ें, थोड़ी चीज़ें होती हैं जो ज़्यादातर चीज़ें लिखित हैं, थोड़ी चीज़ें अलिखित हैं। तो जिस संविधान का अधिकांश भाग लिखित रूप में पाया जाता है उसे लिखित संविधान कहते हैं। जैसे भारत का संविधान। दोस्तों, एक चीज़ और देखते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि लिखित संविधान कौन सा है, कौन से देश का है? तो देखें, लिखित संविधान को एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है। वह एक निश्चित तिथि पर इसे लागू किया जाता है। तो दोस्तों, लिखित संविधान, हम इस बात को कैसे पहचानेंगे कि किस देश का संविधान लिखित संविधान है? तो देखें, पॉइंट 2, लिखित संविधान को इस एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है, वह एक निश्चित तिथि पर इसे लागू किया जाता है। जैसे आप अगर हमारे देश के संविधान के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि संविधान सभा ने बनाया प्लस हमारे देश का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू, इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में बनाया जाता है। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 और 1949 को 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनके तैयार हो गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमने अपने देश के संविधान को लागू करा था। और देख सकते हैं हम कि संविधान को लागू करने की एक निश्चित तिथि है और संविधान को एक संविधान सभा ने बनाया था। ये भी एक निश्चित संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, इसलिए हम इसे एक लिखित संविधान मान सकते हैं। दोस्तों, अब अलिखित संविधान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अलिखित संविधान या दस्तावेज इसके बारे में कह सकते हैं दोस्तों, जिस संविधान का
अधिकांश भाग अलिखित रूप में पाया जाता है तथा जो ऐतिहासिक परंपराओं के आधार पर विकसित होता है, न कि किसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों देखते हैं कि अलिखित संविधान, जिस संविधान का अधिकांश भाग अलिखित रूप में पाया जाता है तथा जो ऐतिहासिक परंपराओं के आधार पर विकसित होता है न कि किसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है, अलिखित संविधान कहलाता है। दोस्तों ऐतिहासिक परंपराओं से हमारा मतलब है कि एक लंबे समय से धीरे धीरे विकसित होता हुआ वो संविधान आज एक संविधान का, वो चीज़ एक कानूनों ने एक संविधान का रूप ग्रहण कर लिया गया। उसे किसी संविधान सभा द्वारा, किसी एक समूह द्वारा लिखा नहीं गया, बल्कि इतिहास की तरफ जब मुड़ के देखा तो पता चला इस समय पर जब ऐसी घटना हुई थी तो उस घटना के संबंध में किस प्रकार के जो नियम थे वो निकल के आए, किस प्रकार के नियम बनाए गए थे और उस समय क्या डिसीजन लिया गया था और उसे ही संविधान मान लिया गया। ये अलिखित संविधान है और इसका उदाहरण हम कह सकते हैं ब्रिटेन है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों राजनीतिक और प्रशासनिक। मैंने आपको बताया राजनीतिक और प्रशासनिक शासन चलता है। राजनीतिक शासन से हमारा प्रधानमंत्री, मैंने बताया था मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, जो हमारे एमपी होंगे, एमएलएज होंगे, यह क्या वह किस प्रकार कार्य करेंगे। प्रशासनिक शासन से हमारा मतलब है जो हमारे देश के अफसर होंगे, आईएएस, आईपीएस, ईटीसी आदि किस प्रकार से या फिर क्या कार्य करेंगे। दोस्तों ये राजनीतिक और प्रशासनिक शासन के बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों हम शक्तियों व सीमाओं का वर्णन करता है सरकार की शक्तियां। देखते हैं दोस्तों सरकार की शक्ति से क्या मतलब है। आज आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं और एक बहुमत की सरकार है तो वैसे ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली सरकार है। तो देखते हैं सरकार की शक्तियां कि सरकार देश के किसी भी क्षेत्र या फिर विषय के संबंध में कानून बना व लागू कर सकती है, बना सकती है, लागू कर सकती है। देश के किसी भी विषय के बारे में सरकार को कानून बनाने का व कानून लागू करने का, सुधार करने का, संशोधन करने का अधिकार सरकार के पास है। ये सरकार की शक्ति है। और सरकार की सीमा देखें तो सीमा क्या है। तो दोस्तों सरकार की सीमा है, सरकार उन विषयों में कोई कानून बना या संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान का
उल्लंघन करें अथवा संविधान के मूल ढांचे को विध्वंस करें। तो दोस्तों देख सकते हैं हम संविधान की सरकार की सीमा, सरकार उन विषयों में कोई कानून नहीं बना सकती, कोई कानून बना या संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान का उल्लंघन करे अथवा संविधान के मूल ढांचे को विध्वंस करे। मूल ढांचे से हमारा मतलब संविधान की पहचान से, मूल ढांचे से हमारा मतलब उन चीज़ों से जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान ऐसा है। हमारा संविधान एक लोकतांत्रिक संविधान है। हमारे संविधान में लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए। सरकार अगर चाहे कि लोगों के मौलिक अधिकार छीनने जाएं तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती। अगर सरकार चाहती है कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक सरकार स्थापित है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं, अगर उसे हटा के राजतांत्रिक सरकार बना दी जाए तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमारे संविधान की पहचान है, संविधान का मूल ढांचा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुरक्षा, सीमा, सुरक्षा, सद्भावना, समन्वयता, बंधुत्व। दोस्तों ये एक प्रकार से ये सारे कार्य भी हमारे देश के संविधान के ही हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सुरक्षा, सद्भावना, समन्वयता व बंधुत्व। ये सब चीज़ों के कार्य भी, इन सभी कह सकते हैं चीज़ों को लागू करने के कार्य भी संविधान के द्वारा करे जाते हैं। कैसे दोस्तों? संविधान अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा किस प्रकार से प्रदान करता है? सबसे पहले विधि के शासन को लागू करके, विधि के शासन से हमारा मतलब होता है कि संविधान ये मान के चलता है कि एक देश में प्रत्येक व्यक्ति समान होगा, चाहे वो किसी भी लिंग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी समुदाय से हो, और वो किसी भी क्षेत्र विशेष से ताल्लुक रखता हो, लेकिन तब भी वो व्यक्ति कानून की नज़र में समान है। और चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, उसके समक्ष या फिर उसके साथ जो व्यवहार करा जाएगा वो सम्मान करा जाएगा। किसी को किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, किसी को किसी प्रकार की स्पेशलिटी नहीं दी जाएगी। तो विधि के शासन को लागू करने में हमारा देश का संविधान कार्य करता है, और इस वजह से हम अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। और दूसरा, मौलिक अधिकार देखें, अपने देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देंगे। आज हमारे पास बहुत सारे अधिकार है। नरेंद्र मोदी साहब देश के बहुत ताकतवर कह सकते हैं लीडर है, नेता है देश के बहुत ताकतवर। लेकिन अगर हम चाहें तो नरेंद्र मोदी साहब के बारे में बोल सकते हैं, काफ़ी उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनके विरुद्ध कार्य कर सकते हैं। और हम और भी देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली इस समय, जिन्हें बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, जो सरकार में बैठे, हम उनकी भी आलोचना कर सकते हैं, और वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हम एक साधारण भाषा में कह सकते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान हमें ये आज़ादी देता है, संविधान हमें ये अधिकार देता है, हमें किसी की आलोचना करने का अधिकार है। और कोई आलोचना से किसी तरीके से हमसे परेशान होकर हमारे विरुद्ध कुछ ना कुछ गलत कार्य करने की कोशिश करता है तो संविधान उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। दोस्तों संविधान विधि के शासन को स्थापित करके और मौलिक अधिकार देकर एक देश के नागरिकों में सुरक्षा का भाव पैदा करता है। सद्भावना, जब सुरक्षा होगी, सद्भावना होगी, समन्वयता होगा, बंधुत्व होगा, भाईचारा बना रहेगा। एक देश की ये सीमाएं होंगी, सीमाओं में सभी लोग समान होंगे, सभी लोग बराबर होंगे, चाहे वो दक्षिण के हों, चाहे वो पश्चिम के हों, चाहे उत्तर के हों, चाहे मध्य भारत के हों। इस प्रकार से सभी लोगों को एक समान अधिकार देके सद्भावना, समन्वयता व बंधुत्व की भावना को भी संविधान पैदा करता है। तो दोस्तों ये हमने लगभग संविधान के बारे में जान लिया कि संविधान क्या है, और ये हमने लगभग संविधान के छोटे छोटे कार्यों को भी जान लिया कि संविधान के क्या कार्य हैं। अब हम थोड़ा सा अपने संविधान
को थोड़ा सा कुछ भागों में बांट के देखते हैं। तो संविधान को दोस्तों, हमारे देश के संविधान को पूर्ण रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है जिसे हम कहते हैं कि संविधान का दर्शन, दूसरा पार्ट होगा सरकार का गठन, तीसरा पार्ट होगा विविध अदर अन्य चीजों में। दोस्तों हमारे देश का लगभग हम कह सकते हैं कि 25% भाग वो संविधान के दर्शन के बारे में जिक्र करता है। 20 से 25% हम कह सकते हैं। संविधान के दर्शन का मतलब होता है कि हमारे देश का संविधान कैसा होना चाहिए, हमारे देश के संविधान से हम क्या आकांक्षा करते हैं, क्या आशा करते हैं, और हमारे देश का संविधान हमारे देश को कैसे आगे तरक्की का रास्ता देगा, हमारा संविधान कैसे देश के लोगों का जन कल्याण करेगा, हमारे देश का संविधान कैसे भाईचारा देश में बढ़ाएगा, बंधुत्व बढ़ाएगा, सद्भावना बढ़ाएगा, लोगों में समन्वयता की भावना को बढ़ा के रखेगा। और हमारे देश का संविधान, जो संविधान बनाने वाले थे वो हमारे देश के संविधान से लगभग किस प्रकार की आशा कर रहे थे और वो संविधान को किस प्रकार से देख रहे थे कि ये कैसा संविधान है। तो दोस्तों जब हम इसकी बात करेंगे संविधान का दर्शन, तो हम देखेंगे सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमें संविधान का दर्शन मिलेगा। दर्शन जिसमें हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें संविधान के बारे में की गई हैं कि हमारा देश संप्रभुत्व संपन्न देश होगा। संप्रभुत्व संपन्न से हमारा मतलब है कि बाह्य हस्तक्षेप से हम मुक्त होंगे, कोई भी हम पे किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा, हम अपने डिसीजन, अपने निर्णयों को खुद लेने में कह सकते हैं संपूर्ण होंगे, पूर्ण होंगे, निपुण होंगे, और अपने डिसीजन खुद लेने में हम इस पर एक प्रकार के अधिकारी होंगे। तो प्रस्तावना में हमें इस तरह की बातें मिलती है, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। दूसरा हम देखेंगे हमारे देश के मौलिक कर्तव्य। दोस्तों कर्तव्य में मिलता है हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यहाँ पे भी हमें जानने को मिलता है कि हमारे देश के संविधान किस प्रकार का संविधान है, क्या होना चाहिए अथवा क्या नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम कह सकते हैं कि लगभग मौलिक अधिकार अगर देखें तो हम मौलिक अधिकारों में हम चर्चा कर सकते हैं कि हमारे देश का संविधान अपने नागरिकों को जो मौलिक अधिकार देता है, शायद विश्व का कोई भी संविधान अपने नागरिकों को इतने विस्तृत मौलिक अधिकार नहीं देता है। हमारे देश के लोगों ने गुलामी के दौर को देखा था और वे गुलामी के दौर को देखकर ये बहुत अच्छी तरीके से अनुभवता उन्हें इस चीज़ का कि आखिरकार गुलामी होती क्या है। वो आज़ादी का अनुभव, आज़ादी का आनंद लेना चाहते थे और अपने देश के लोगों को भी आज़ादी का आनंद देना चाहते थे। तो इस चीज़ से प्रेरित होकर उन्होंने एक ऐसे देश को, एक ऐसे समाज को जो कभी अंग्रेजों का गुलाम था, इस प्रकार से विस्तृत मौलिक अधिकार दिए ताकि देश के लोगों में देश के प्रति विश्वास बढ़े और देश के लोग आखिर जान सकें कि आखिरकार अधिकारों का महत्व क्या होता है। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो इन्हें भी देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐसा दिया गया है कि भाईचारा बना के रखो, अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रेरणा दो, पशुवध मत करो, छोटे छोटे उद्योग धंधों को बढ़ाओ। वो सारी चीज़ें जो भारतीय प्रकृति के अनुसार फिट होती हैं, जो भारतीय प्रकृति के अनुसार लगभग हम कह सकते हैं होनी चाहिए भारत में, वो सारी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डाली गई। कोई कानून नहीं है, बस होना चाहिए इन चीज़ों को, देश के नागरिक होने के नाते होना चाहिए या फिर एक अच्छा इंसान होने के नाते होना चाहिए। संविधान में ऐसी चीज़ों को भी लिखा गया। मौलिक कर्तव्यों को हम देखेंगे कि देश के राष्ट्रीय या स्वतंत्रता सेनानियों का आदर करना, उनके विचारों का आदर करना, राष्ट्रीय झंडे का आदर करना, राष्ट्रीय गीत का आदर करना और विज्ञान प्रौद्योगिकी इस क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाना, शिक्षा का विस्तार करना। हम इन चीज़ों को देखेंगे कि ये देश के मौलिक कर्तव्य होंगे। देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, ऐसी चीज़ें मौलिक कर्तव्य डाली गई। प्रस्तावना में मैंने आपको बता ही दिया कि देश के बारे में बड़े बड़े शब्दों का, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करा गया है, यूज करा गया है। तो यहाँ से हमें लमसम ये पता चलता है कि हमारा संविधान लगभग कैसा संविधान होना चाहिए था। आपको ये संविधान इधर के एरिया को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस एरिया को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको ये लमसम बहुत बड़ा एक आइडिया लग जाएगा, आपके विचार बन जाएंगे कि आखिरकार ये जो हमारा सारा संविधान है ये इसे किस प्रकार से, इसके ऊपर निर्भर करता है किस प्रकार से ये इधर का भाग, इधर की छवि है,
इधर की जो हमारी थ्योरी होगी उसे इधर कानूनों में डिवाइड करने की कोशिश करी गई है। ये हमारे देश का संविधान का दार्शनिक या फिर रूप या फिर दर्शन है। दोस्तों सरकार के गठन से बात करी जाए तो हम देखेंगे कि सरकार के गठन में चुनावी प्रक्रिया क्या होगी। ये होगी सरकार कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, ये होगी इसके अंदर संसद कैसे चलेगी, हमारे एमपी एमएलएज के क्या कार्य होंगे, विधानसभाएं कैसे चलेंगी, कैसे चलेंगी, इन सभी बातों का जिक्र करा गया है। लगभग 50% संविधान में, 50 से हम कह सकते हैं 60% संविधान। और दोस्तों इसके बाद में जो हम चर्चा करेंगे विविध के बारे में, अन्य बातें, इन दोनों चीज़ों से जो अन्य हमारे संविधान में दिया गया है वो दोस्तों बहुत सारे आयोगों के बारे में चर्चा की गई है कि कौन सा आयोग संविधान में होगा और कौन सा आयोग संविधान में क्या कार्य करेगा। क्योंकि दोस्तों हमारे देश की प्रकृति और देशों की तुलना में बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। हमारे देश में अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग रंग रूप वेशभूषा सांस्कृतिक कल्चर को अपनाने वाले लोग रहते हैं। इसीलिए हमारे देश में उन सभी लोगों की सुरक्षा करना आवश्यक था। हमारे देश में ये बहुत ज़रूरी था कि इन सभी लोगों की सुरक्षा को लेके चलेंगे और कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय पीछे छूटेगा तो उससे देश का नुकसान होगा। और ये सभी संस्कृतियाँ आपस में प्यार मोहब्बत और भाईचारे से रहे और सभी संस्कृतियाँ आपस में मिलजुल कर आगे विकसित होती रहे, चलती रहे। इसलिए बहुत सारे आयोगों को बनाया गया जिन्हें हम विविध में पढ़ेंगे और इसके साथ ईटीसी और भी चीज़ें जो हम देखेंगे वो विविध में पढ़ेंगे। लगभग हम 20 से 25% भाग को विविध में देखेंगे। तो दोस्तों ये संपूर्ण संविधान को 3 हिस्सों में बांटा गया है। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं संविधान के महत्व के बारे में। किसी देश में संविधान का क्या महत्व होता है दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ों को और संविधान को बहुत अच्छे से जानने के बाद हम संविधान को चैप्टर वाइज कवर करेंगे और डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आपको सारा संविधान बहुत अच्छे से समझ में आएगा और समझने में आपको बहुत मज़ा आएगा। आप देखिए कि कितने सरल तरीके से आपने संविधान को समझ लिया है। तो दोस्तों देखते हैं कि संविधान का महत्व। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि संविधान किसी देश के राजनीतिक स्वरूप का निर्धारण करता है, अर्थात बतलाता है कि उस देश की सरकार कैसे बनेगी, वह सरकार का कार्य करने का तरीका क्या होगा। तो किसी देश की राजनीतिक संविधान किसी देश के राजनीतिक स्वरूप का निर्धारण करता है। राजनीतिक स्वरूप से हमारा मतलब होता है कि उस देश में लोकतांत्रिक शासन होगा, अर्थात उस देश में राजतांत्रिक शासन होगा, अर्थात बतलाता है कि उस देश की सरकार कैसे बनेगी, लोकतांत्रिक तरीके से बनेगी या राजतांत्रिक तरीके से बनेगी, वह सरकार का कार्य करने का तरीका क्या होगा। दूसरा, संविधान देश के नागरिकों को मौलिक अधिकारों
की सुरक्षा प्रदान करता है वह सरकार के तानाशाही रवैये से लोगों की रक्षा करता है। दोस्तों, संविधान देश के नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है, वह सरकार के तानाशाही रवैये से लोगों की रक्षा करता है। मतलब दोस्तों, संविधान लोगों को मौलिक अधिकार देता है तो लोग सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिन्हें सरकार भी नहीं छीन सकती चाहकर। और दूसरा कि वह सरकार के तानाशाही रवैये से लोगों की रक्षा करता है। दोस्तों, अगर सरकार के ऊपर संविधान की बाध्यता ना हो, अगर मोदी साहब के ऊपर संविधान की बाध्यता ना हो, इन्हें कह दिया जाए संविधान को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो मोदी साहब जल्दी से जो मर्जी वो कार्य करने लग जाएंगे। और जब जो मर्जी वो कार्य करने लग जाएंगे तो एक प्रकार से हम कहेंगे कि तानाशाही का जन्म होने लग गया। और जब भी दोस्तों किसी देश की सरकार जो मर्जी वो करने लग जाती है, संविधान को नहीं मानती, तो वहाँ पर तानाशाही उभरती है। और आप देखेंगे जब तानाशाही उभरती है तो सबसे पहले तानाशाह लोग को क्या काम कार्य करते हैं, वो अपने विरोधियों को मारना और ख़त्म करना, मिटाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मोदी साहब चाह कर भी नहीं कर सकते, चाहे एक छोटा सा नागरिक हो, चाहे एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, अगर वो मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है तो मोदी सरकार चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। यही दोस्तों हमारे मौलिक अधिकारों की शक्ति है, यही हमारे संविधान की शक्ति है, सरकार के तानाशाही रवैये से। और सरकार चाह कर भी तानाशाही वाला रवैया नहीं अपना सकती, क्योंकि सरकार के तानाशाही रवैये पे एक प्रकार से हमारा जो संविधान है वो प्रतिबंध लगाता है। दोस्तों, तीसरा देखते हैं, संविधान एक प्रकार से सरकार का मार्गदर्शन करता है, अर्थात सरकार को किस दिशा में कार्य करना है को लेकर सरकार को एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं हम तीसरा पॉइंट कि संविधान एक प्रकार से सरकार का मार्गदर्शन का कार्य करता है, अर्थात सरकार को किस दिशा में कार्य करना है को लेकर सरकार को एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। सरकार को क्या कार्य करने, किस दिशा में कार्य करने, इस चीज़ को लेके भी संविधान जो हमारा होता है एक प्रकार से क्या कहते हैं, सलाहकार की भूमिका निभाता है, मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। सरकार को एक तरीके से देश में सरकार गठित करने के उद्देश्य बताता है। दोस्तों, किसी देश में हम अपने देश की बात करते हैं, अगर हमारे देश में सरकारें बनती हैं तो सरकार बनने का मतलब क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है एक सरकार बनने का। अगर संविधान इतनी बड़ी व्यवस्था करता है, सरकार कहता है कि हमारे देश में हर 5 साल में सरकार बनेगी, हर 5 साल में सरकार चुनाव होंगे और चुनावी प्रक्रिया में इतना मोटा खर्च होने के बाद सरकार बनती है, तो आखिरकार इस कार्य को करने का उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों, इस कार्य को करने का उद्देश्य होता है कि देश में शासन व्यवस्था बनी रहे, शासन व्यवस्था बनी रहे, देश के लोगों का कल्याण हो। सरकार को ये करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान सरकार को जो दिशा दिखाती है वो दिशा ये है। अगर कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी सरकार अगर देश की शासन व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करती है, अगर आप मोदी साहब को ही ले लें, मोदी साहब अगर देश की शासन व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, सपोज करो कि कहीं मोदी सरकार तानाशाही वाला रवैया अपनाते हैं बहुत ज़्यादा, एक थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा होगी तो लोग दूसरी बार जब 5 साल बाद चुनाव होंगे मोदी सरकार को बिल्कुल नहीं जिताने वाले। देश के लोगों का कल्याण, अगर मोदी साहब देश के लोगों का कल्याण नहीं करेंगे, कोई भी सरकार देश के लोगों का कल्याण नहीं करेगी,
तो वो सरकार आगे जाके फेल हो जाएगी, चुनाव हार जाएगी, लोग उसे वोट नहीं देंगे। तो दोस्तों ये सब हम देख सकते हैं कि संविधान एक तरीके से सरकार को मार्गदर्शन का कार्य करती है, सरकार को दिशा दिखाती है कि आप देश की शासन व्यवस्था को बनाए रखें और आप लोगों का कल्याण करते रहें, दैट्स इट, आप जीतते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ। दोस्तों संविधान के एक कार्य को हम देखते हैं, और संविधान सरकार के प्रत्येक अंगों के मध्य संबंध बनाती है अथवा शक्ति संतुलन का कार्य करती है। दोस्तों सरकार, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार क्या होती है, हम इस चीज़ को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि सरकार एक ऐसी संस्था होती है जो किसी देश का शासन चलाने का कार्य करती है। तो दोस्तों सरकार एक ऐसी संस्था होती है जो किसी देश का शासन चलाने का कार्य करती है, ये सरकार होती है। और जो सरकार शासन चलाती है वो अपने 3 भागों से मिलकर शासन चलाती है। पहला भाग हम देखते हैं विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं इनके बारे में, ज़्यादा नहीं समझेंगे, आगे हम जब विस्तार से चर्चा करेंगे इन चीज़ों के बारे में तब हम इन्हें विस्तार से समझेंगे। दोस्तों विधायिका जो कानून बनाने का कार्य करे, जैसे हम कह सकते हैं संसद, संसद कानून बनाने का कार्य करती है, संसद को हम विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका जो कानून को लागू करने का कार्य करे, जैसे कि हमारे मंत्री साहब क्या करते हैं, कानून पर सिग्नेचर करते हैं और कानून को लागू करवा देते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने एरियो में। उन कानूनों की देखभाल करते हैं कि वो कानून सही प्रकार से लागू हुए हैं या नहीं लागू हुए। और मंत्री साहब भी काम किसके माध्यम से करवाते हैं, देश के अधिकारियों के माध्यम से। तो दोस्तों अधिकारी इस अपने अपने क्षेत्रों में फिर कानून को लागू करना शुरू कर देते हैं। तो कार्यपालिका में एक तो मंत्री आते हैं, मंत्री परिषद हम कह सकते हैं, कैबिनेट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मंत्रिमंडल। और दूसरा अधिकारियों के माध्यम से ये इस कानून को लागू करते हैं। विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है, संसद कार्यपालिका कार्य को लागू करने का, कानून को लागू करने का कार्य करती हैं। और दूसरा हम न्यायपालिका का वर्णन करते हैं जो इस कानून की व्याख्या या फिर हम एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है समीक्षा करने का कार्य करती है, कानून की व्याख्या या फिर समीक्षा करती है। सपोज करो सरकार ने कोई कानून बनाया, संसद ने कोई कानून बनाया, बनाने के बाद कार्यपालिका ने उस कानून को लागू कर दिया और लागू होने के बाद उस कानून को लेके कुछ लोगों को समस्याएं आई, समस्या को लेके उन लोगों ने कह सकते हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली, सुप्रीम कोर्ट अब उस कानून की समीक्षा करेगा। समीक्षा का मतलब होता है उस कानून को परखेगा, क्या वो संविधान के अनुसार सही है या नहीं है, वो संविधान के किसी पक्ष का, किसी अनुबंध का, किसी नियम का, किसी प्रावधान का एक तरीके से उल्लंघन तो नहीं करता। अगर वो उल्लंघन करता है तो यहाँ पर न्यायपालिका के पास इतनी शक्ति होती है कि वो उस कानून को जीरो घोषित कर सकती है, अंडा बना सकती है, उसे शून्य बना देगी और वो कानून विफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने थोड़ा सा समझा।
हमने देखा कि सरकार एक ऐसी संस्था होती है जो किसी देश के शासन चलाने का कार्य करती है। अब हमने देखा कि सरकार के अंगों अथवा शक्ति संतुलन कार्य करती है। सरकार के प्रत्येक अंगों के संबंध में संविधान सरकार के प्रत्येक अंगों के मध्य संबंध बनाती है। तो सरकार के अंग दोस्तों हमने देख लिए 3 अंग है सरकार की, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इन तीनों अंगों के मध्य संबंध जो हमारी देश का संविधान बनाता है, एक तरीके से शक्ति संतुलन, किस पर कितनी शक्ति रहेगी, किसके कौन से अधिकार है, किसको कौन से कार्य करने, किसको कौन से कार्य नहीं करने, इस सब की व्याख्या, इन सब के बारे में जो वर्णन होता है वो हमारे देश का संविधान करता है। तो दोस्तों आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आज आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मेरा यहाँ पे लिखने का जो उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि मैं इन बातों को आपको बहुत जल्दी से 2-3 मिनट की कह सकते हैं वीडियो में बता सकता हूँ सारी बातें मुँह से, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि विद्यार्थियों को एक भाषा मिले लिखने के लिए, लिखने का तरीका मिले, वे ऑफ राइटिंग को समझ पाए कि आखिरकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो किस प्रकार से इस चीज़ को लिखें। हमें समझते हुए चलना है लेकिन हमें लिखने की भी आदत डालनी है। आपको पता है कि यूपीएससी के रिजल्ट को, हिंदी माध्यम के रिजल्ट को हम जब देखते हैं तो बहुत निराशजनक रिजल्ट रहता है। और मुझे लगता है पूरे देश में यूपीएससी को 100 बच्चे भी हिंदी माध्यम से ऐसे नहीं बनते, ऐसे नहीं मिलते, इतने काबिलियत नहीं होती अकॉर्डिंग टू यूपीएससी कि वो आईएएस बन सके। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण कारण इन सभी के बीच में लेखन शैली का भी है, क्योंकि यूपीएससी में जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों की जो लेखन शैली है वो उन्हें बहुत अच्छा अभ्यास नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं होती, और बहुत सारे विद्यार्थी बहुत अच्छा नहीं लिख पाते, नहीं सोच पाते। तो मेरा इस तरीके से पढ़ाने का माध्यम जो एक उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखना सीखें। मैं इस वीडियो को बहुत कम टाइम में भी कंप्लीट कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको क्योंकि लिखवाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, इसलिए मैं आपसे लिखवाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ाता हूं। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि संविधान का महत्व हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे संविधान की विशेषता के बारे में। संविधान की विशेषता, इस चैप्टर को देखेंगे हम दोस्तों। तो एक विशेषता हम संविधान की विशेषता, दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो है वो भारत का संविधान है, और इसके बारे में देख लेते हैं हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान भारत का संविधान है, क्योंकि इसमें लगभग 465 अनुच्छेद, वर्तमान में दोस्तों 12 अनुसूचियां व 25 भाग शामिल हैं तथा केंद्र व राज्यों का एक मिश्रित संविधान है तथा यह केंद्र व राज्यों का एक मिश्रित संविधान है। दोस्तों देखते हैं कि दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान भारत का संविधान है, क्योंकि इसमें लगभग 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 25 भाग व केंद्र व राज्यों का संविधान सम्मिलित है। केंद्र व राज्यों का संविधान का एक मिश्रित संविधान सम्मिलित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे देश का संविधान सबसे विस्तृत संविधान है। फिर दोस्तों हमारे देश के संविधान के विस्तृत रहने के और भी कारण है, जैसे कि अलग अलग धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय व क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण अल्पसंख्यकों के लिए
कुछ विशेष प्रावधानों के कारण। दोस्तों अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान जो दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं मिलते वो हमारे देश के संविधान में मिलते हैं। और दुनिया के किसी भी देश में इतनी धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय व क्षेत्रीय विभिन्नता नहीं है जितनी हमारे देश में है। इसीलिए हमारे देश का संविधान दुनिया के बड़े संविधानों में एक है। दूसरा देखते हैं दोस्तों हमारे संविधान की विशेषता, लिखित संविधान। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि भारत का संविधान लिखित संविधान का उदाहरण है। ये हमारे संविधान की विशेषता है। जबकि ब्रिटेन का, लिख देता हूं मैं यहां पर इसे, का उदाहरण है। दोस्तों एक ये महत्वपूर्ण कारण होता है, इसे मिटाते हैं हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या हैं, और हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा देखते चलेंगे कि विशेषता जो हमारा संविधान इस प्रकार से है ऐसा क्यों है, क्या कारण है कि हमारे संविधान की ये विशेषताएं एक रूप ले चुकी हैं। इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता से दोस्तों हमारा मतलब है कि भारत में केंद्र व राज्य की केवल एक नागरिकता होती है। दोस्तों केंद्र व राज्य की एक नागरिकता होगी। भारत में कोई भी व्यक्ति, चाहे यूपी में हो, बिहार में हो, हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, नागालैंड में हो, पश्चिम बंगाल में हो, त्रिपुरा में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, गुजरात में हो, किसी भी राज्य का हो, वो उस राज्य का नागरिक नहीं कहलाएगा, वो भारत देश का नागरिक कहलाएगा। तो सभी इकहरी नागरिकता होती है। सभी नागरिक भारत देश के नागरिक कहलाते हैं। जबकि दोस्तों हम एक उदाहरण देखते हैं अमेरिका का। अमेरिका में दोस्तों दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। मतलब अमेरिका में राज्य की नागरिकता अलग होगी और केंद्र की नागरिकता अलग होगी। अगर कोई व्यक्ति राज्य मतलब वॉशिंगटन में रहता है तो उसे वॉशिंगटन का एक तरीके से कह सकते हैं पहचान पत्र होगा उसके पास, और उसे अमेरिका का निवासी वो माना जाएगा, तो अमेरिका का ही पहचान पत्र उसके पास होगा। तो सेंटर का भी, राज्य का भी पहचान पत्र, केंद्र का भी पहचान पत्र, उसके पास दो प्रकार के पहचान पत्र होंगे, और वो दो राज्यों का कह सकते हैं, दो क्षेत्रों का नागरिक माना जाएगा। दोस्तों ये हमने पढ़ लिया नागरिकता के बारे में। अब हम थोड़ा अपने देश के संविधान की और आगे की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। हमारे देश का जो संविधान है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का वर्णन या फिर प्रावधान करता है। ये एक विशेषता है हमारे देश के संविधान की कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का वर्णन करता है या फिर व्यवस्था करता है। मतलब देश में सरकार लोगों के मत को अपने पक्ष में लाकर ही बन सकती है। एक निश्चित अवधि में देश में सरकार का गठन होगा। देश के नागरिक अपना वोट देकर सरकार का गठन करेंगे और सरकार को इस चुनावी
प्रक्रिया से गुजरकर ही अपनी स्थापना करनी होगी। चुनावी प्रक्रिया से गुजरकर ही अपनी स्थापना या फिर अपने आप को एक देश की सरकार के रूप में बनाना होगा। दोस्तों देखते हैं कि देश में सरकार लोगों के मत को अपने पक्ष में लाकर ही बन सकती है। देश में सरकार, जब तक लोग सरकार को वोट नहीं देंगे तब तक सरकार नहीं बनेगी। तो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे, लोकतंत्र में लोग इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जब तक सरकार को मत नहीं देंगे, सरकार को अपना वोट नहीं देंगे, तब तक सरकार नहीं बनती। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार बनने का जो स्रोत है वो लोग हैं। सरकार बनने का स्रोत, सरकार अगर किसी की शक्ति से बन सकती है तो वो लोगों की शक्ति से बन सकती है। और एक निश्चित अवधि में देश में सरकार का गठन होगा, एक निश्चित अवधि में। जैसे कि हम देखते हैं कि हर 5 साल में निश्चित अवधि हम देखते हैं, हर 5 साल में देश में चुनाव होते हैं और देश की सरकारें बदलती रहती हैं। देश के नागरिक अपना वोट देकर सरकार का गठन करेंगे। चुनाव में लोग अपना वोट देते हैं, जिसके पक्ष में सबसे ज्यादा लोग वोट देते हैं वो सरकार बनती है। सरकार को इस चुनाव प्रक्रिया से गुजरकर ही अपनी स्थापना करने का अधिकार होगा। मतलब सरकार ये चुनाव कहते कराएगी और सरकार अगर जीतती है तो सरकार की स्थापना होगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि संसदीय प्रणाली के बारे में हमारे देश का संविधान बताता है कि सरकार संसद के माध्यम से चलेगी, सरकार संसद में चलेगी या संसद के द्वारा चलेगी। दूसरा दोस्तों, हमारे देश का संविधान जो वर्णन करता है वयस्क मताधिकार, हमारे देश के संविधान की जो विशेषता है वयस्क मताधिकार। इससे हमारा मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वह किसी भी लिंग, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र का हो, मत डालने का अधिकारी होगा। तो दोस्तों ये संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो देश बहुत गरीब था, बहुत पिछड़ा था, देश में बहुत बड़े लेवल पे भूखमरी थी, देश का आर्थिक ढांचा अंग्रेजों के एक तरीके से कह सकते हैं शोषणकारी नीतियों से लगभग चरमरा चुका था। ऐसे में हमारे देश के लोगों ने ये सोचा कि हम लोगों को भूखमरी से पार लगाएंगे, हम लोगों को भूखमरी से आगे पहुंचाएंगे, हम लोगों को गरीबी से उभारेंगे, लेकिन हम साथ में देश में लोकतंत्र को भी स्थापित करेंगे। जो दोस्तों एक बहुत बड़ी बात थी उस समय की। अगर हम जो हमारे आसपास कह सकते हैं जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, उस समय जो देश आज़ाद हुए थे, अगर हम उन देशों पे एक नज़रिया डालते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय जितने भी देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो आपका नेपाल रहा हो, भूटान रहा हो, नेपाल नहीं होगा दोस्तों, लेकिन हम जैसे कह सकते हैं कि बांग्लादेश कह सकते हैं, श्रीलंका कह सकते हैं, और हम म्यांमार कह सकते हैं, अफगानिस्तान कह सकते हैं। इन देशों में किसी भी प्रकार से शासन व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई, इन देशों में लोकतंत्र कभी भी सफल नहीं रहा। लेकिन हमारे देश के लोगों ने उस समय में, गरीबी के दौर में, भूखमरी, बेरोजगारी के दौर में लोकतंत्र को सफल करके दिखाया। एक बड़ी उपलब्धि थी। हमारे देश के संविधान ने लोकतांत्रिक रास्ते को चुना, संसदीय प्रणाली को चुना, वयस्क मताधिकार, और उस समय एक बहुत बड़ी बात थी कि वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया। दोस्तों संविधान बनाने वाले इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते थे कि अंग्रेजी शासन में उन्हें किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं हुआ करता था। वो इस चीज़ को मानते थे कि जिस समय भारत देश आज़ाद होगा तो भारत के प्रत्येक नागरिक को वो कुछ अधिकार देंगे ताकि यह देश खुशहाल रहे, ये देश में भाईचारा और बंधुत्व बना रहे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी विचार का पृष्ठभूमि का हो, उसे वोट डालने का समान अधिकार दिया। दोस्तों आज़ादी से पहले हम देखते हैं हमारे देश में छुआछूत बहुत बड़े लेवल पर हुआ करता था और बहुत सारे लोगों को पढ़ने तक का, पानी पीने का और सार्वजनिक जगहों पर जाने का अधिकार नहीं था। लेकिन यहाँ पर सभी को बराबर का अधिकार देके हमारे संविधान ने एक बहुत बड़ा
कह सकते हैं कार्य कर दिखाया जो आज भी लागू है। इसके लिए हम सबको अपने देश के संविधान का धन्यवाद करना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिन लोगों को आज़ादी से पहले किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे, लेकिन संविधान मिलने के बाद वो लोग आज सभी लोगों के समक्ष आके खड़े हो गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहता है। बीजेपी सरकार के शासनकाल में हम देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की एक विशेषता है कि हमारा देश का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, या फिर धर्मनिरपेक्ष संविधान। हमारा जो संविधान है धर्मनिरपेक्ष संविधान है दोस्तों। धर्मनिरपेक्षता से हमारा आशय, हमारा मतलब है कि राज्य स्तर पर देश का कोई धर्म नहीं होगा। देश के टैक्स से प्राप्त पैसे का प्रयोग किसी विशेष धर्म की उन्नति हेतु नहीं किया जाएगा। सरकार किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, परंतु देश में सर्वधर्म सद्भाव की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। दोस्तों देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको बताया बीजेपी शासनकाल में, क्योंकि एक हिंदुत्ववादी सरकार मानी जाती है, एक दक्षिणपंथी सरकार मानी जाती है, और जब जब ये दक्षिणपंथी सरकार है, ये भारत की प्रकृति नहीं है, भारत में ही नहीं हो रहा, जब जब दक्षिणपंथी सरकार है, जिन जिन देशों में उनकी सरकार बनती है, आती है, उन देशों में जो ऐतिहासिक मुद्दे होते हैं वो उठने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अयोध्या मुद्दा था वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। मोदी साहब ने बड़ा ध्यान दिया अयोध्या मुद्दे पर और किसी न किसी तरीके से सुलझा दिया अयोध्या मुद्दे को। हम देखेंगे कश्मीर में जो मुद्दा था, बहुत सारे लोग कश्मीर में इसलिए दुखी नहीं थे, बहुत सारे लोग कश्मीर को लेकर, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन पा रहा पूर्ण रूप से। कश्मीर भारत का अभिन्न भाग है, लेकिन क्योंकि कश्मीर में बहुत सारे देश के कानून ऐसे, बहुत सारे संवैधानिक नियम ऐसे जो कश्मीर में लागू नहीं होते, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से दुखी नहीं थे कि कश्मीर पे हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं होता, कश्मीर हमसे पूर्ण रूप से नहीं जुड़ पा रहा। बल्कि बहुत सारे लोगों का दुख का ये कारण था कि कश्मीर को ये अधिकार आखिर क्यों, कश्मीर को ये सारे अधिकार क्यों दिए जा रहे हैं। दोस्तों जब भारत सरकार ने कश्मीर से वो सारे अधिकार छीने, धारा 370 छीनी, तो बहुत सारे लोगों ने मोदी का प्रचार करना शुरू करा कि देश को एकता अखंडता प्रदान करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हिंदुत्व का झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब देखो हिंदू कश्मीर में भी छाएगा, अब देखो हिंदू ये करेगा, हिंदू वो करेगा, ऐसी बहुत सारी जो बातें बनानी शुरू करी। हिंदुत्ववादी सरकारें ऐसे ही करती हैं। हम इससे थोड़ा सा हिंदुत्ववादी सरकारों से थोड़ा सा एक्सट्रीम जो चरम रूप होता है हमने देखा जर्मनी में नाजीवाद का। हिटलर ने क्या जर्मनी में करा था, सिर्फ हिटलर चाहता था कि जर्मनी में सिर्फ हिटलर की विचारधारा के लोग ही रहें। जो हिटलर की विचारधारा से अलग लोग होंगे उन्हें हिटलर ने नहीं छोड़ा, उन्हें एक एक करके निशाना बनाना शुरू करा और बहुत बड़े लेवल पर उसने यहूदियों को बहुत भयंकर तरीके से मौत के घाट उतारा। मोदी सरकार में भी हम कुछ चीज़ों को ऐसे देखेंगे कि बड़े बड़े पत्रकारों को मोदी सरकार में मारा जा रहा है, उनको गोली मार दी जा रही है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि जेएनयू में किस तरह से पुलिस आके लाठीचार्ज करती है एक विश्वविद्यालय में, या फिर हम देखेंगे कि जेएनयू के बाहर एक व्यक्ति बंदूक लेके पहुंच जाता है। अगर आज आप ये कहने लग जाओ हिंदू धर्म को सुधारने के लिए, बेशक आपका उद्देश्य सुधारना हो, लेकिन अगर आप किसी कमी को बताने लग जाओ तो शायद आपकी जान भी जोखिम में आ सकती है। ये हिंदुत्ववादी सरकारों का एक कार्य करने का तरीका होता है। तो दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता, जिससे बीजेपी सरकार को या कह सकते हैं आरएसएस को सबसे ज़्यादा
चिड़न होती है। बेशक बहुत बड़े लेवल पे जो नेता हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते, वो बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, बहुत समझदारी के साथ जवाब देते हैं। लेकिन जब मैं कुछ लोगों से मिला हूं तो वो कहते हैं धर्मनिरपेक्ष क्यों होना चाहिए देश को, हमारे देश को तो हिंदूवादी राष्ट्र होना चाहिए। जब पाकिस्तान ने मुस्लिम राष्ट्र बना लिया तो हम हिंदू राष्ट्र क्यों ना बनाए, जबकि हमारे देश का संविधान कहता है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा, सभी धर्मों का बराबर सम्मान होगा, सभी धर्म बराबर माने जाएंगे, राज्य स्तर पर देश का कोई धर्म नहीं होगा। पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र कह सकता है, हम अपने आप को हिंदू राष्ट्र नहीं कहेंगे। ये सभी धर्मों की जन्म स्थली है, यहाँ पे बौद्ध धर्म ने भी जन्म लिया, यहाँ पे जैन धर्म ने भी जन्म लिया, यहाँ पे कह सकते हैं भौतिकवादी चिंतकों ने भी जन्म लिया। धीरे धीरे देश की संस्कृति आगे बढ़ी, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सब लोग एक साथ मिलकर रहें तो ये बेहतर रहेगा। देश का संविधान इस चीज को कहता है। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष उसी को कहते हैं कि राज्य स्तर पर देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, देश का पैसा जो टैक्स होगा वो किसी धर्म विशेष की उन्नति में प्रयोग नहीं होगा, और सरकार किसी धर्म के पक्ष नहीं लेगी, सरकार किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगी। और ऐसा नहीं है कि आज हिंदुओं की सरकार आ गई तो हिंदू अपना कुछ भी कार्य करने लग गए, हिंदू अपना जलवा दिखाने लग गए। दोस्तों कल को हो सकता है कुछ स्टेट में मुस्लिमों की सरकार आ जाए तो मुस्लिम अपने जलवा दिखाने लग जाए, वो सिर्फ वही कार्य करे जो उन्हें पसंद है। संविधान इस चीज़ से लोगों को रोकता है, और ये संविधान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ा कार्य है कि हमारे देश का संविधान इस कार्य को करने के लायक है दोस्तों। परंतु देश में सर्वधर्म सद्भाव की अवधारणा को स्वीकार किया गया दोस्तों, लेकिन ये सारी चीजें होते हुए भी हमारे देश में सर्वधर्म सद्भाव की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। सर्वधर्म सद्भाव का मतलब होता है दोस्तों कि राज्य किसी एक धर्म के लिए कार्य नहीं करेगा, लेकिन सभी धर्मों के लिए कुछ कार्य कर सकता है। सभी धर्मों से मेरा मतलब है, अगर कभी ऐसा होता है कि जरूरत पड़ती है कि हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, मिटती जा रही है, तो देश उसके संबंध में कुछ कार्य कर सकता है। हिंदू धर्म को सुरक्षित रखने के लिए कुछ नियमों को बना सकता है। जैन धर्म अगर देश में से खत्म होता जा रहा है तो जैन धर्म को सुरक्षित करने के लिए कुछ नियम बना सकता है। और सभी अगर दो धर्मों के बीच में मनमुटाव हो रहा है किसी प्रकार का, तो देश उन दोनों धर्मों के लोगों को एक साथ बिठाकर धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। और अगर कोई ऐसी नीति की कोई देश ऐसा कार्य कर सके कि देश के लोग आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ऐसी चीज़ें दोबारा देश में आ सके, तो देश उस कार्य को कर सकता है धर्म के संबंध में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिए, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व मुझे लगता है ये संविधान की विशेषता है, लिख लेना नॉर्मल सा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान। इसी चैप्टर को हम जब चैप्टर पढ़ेंगे इस पॉइंट को हम तब विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आज की क्लास में समझाऊंगा तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, और लंबी क्लासेस को विद्यार्थी थोड़ा सा पढ़ने में हिचकते हैं। और एक हमारा उद्देश्य आप तक बहुत अच्छी जानकारी पहुंचाने के साथ साथ ये कार्य करना भी है, ताकि जानकारी पहुंचाने के साथ साथ क्लासेस को थोड़ा सा एक टाइमिंग को लेकर भी चलना बहुत ज़रूरी है। अगर लंबी क्लास हो जाएगी तो आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा बोर फील करेंगे और आपको लगेगा कि बहुत लंबी क्लास हो चुकी है, अब छोड़ा जाए। जबकि ऐसा नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है कि आप यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, आपको आईएएस आईपीएस बनना है। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है। संविधान की जटिलता के कारण, इसका कारण है संविधान की जटिलता के कारण। ये बहुत रफली और बहुत लाइट सा पॉइंट है,
याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना। संविधान में बहुत ज़्यादा जटिलता है, जटिलता के कारण संविधान को एक आम व्यक्ति के लिए समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इसलिए कुछ वकील, कुछ विशेष लोग ही हैं जो संविधान को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए कुछ लोगों ने संविधान को कहते हैं वकीलों का स्वर्ग कहा गया। दूसरा दोस्तों, लचीला, कठोर व लचीला। कठोर व लचीला संविधान इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, देख लो। कठोर दोस्तों, कोई भी देश का जो संविधान होगा वो दो भागों में कह सकते हैं, उसकी प्रकृति दो प्रकार की होती है, या तो वो कठोर संविधान होगा या वो लचीला संविधान होगा। उस संविधान को कठोर संविधान क्यों कहेंगे? किसी भी संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत कह सकते हैं कठिन होती है, टफ होती है, तो और एक लंबी प्रक्रिया होती है, तो उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। जिस देश के संविधान में संशोधन करना आसान होता है और आसानी से संशोधन हो जाता है, उसे हम लचीला संविधान कहते हैं। तो दोस्तों, कठोर व लचीला संविधान हम देखते हैं कि संविधान को जो कठोर और लचीला कहा है वो संशोधन के आधार पर कहा है। अगर हम देखते हैं कि हम यहाँ पे अमेरिका को देखते हैं और यहाँ पे हम ब्रिटेन को देखते हैं, तो बीच में हम भारत को देखेंगे। मतलब दोस्तों, अमेरिका के अंदर जो संविधान होता है, संशोधन होता है, वो कठोर प्रक्रिया से होता है, कठोर व लंबी प्रक्रिया से संशोधन होता है। ब्रिटेन में देखेंगे तो हम कह सकते हैं आसान प्रक्रिया से संशोधन से हमारा आशय होता है संविधान में कुछ परिवर्तन करना, कुछ चेंज कर लेना। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में संशोधन, भारत के संविधान में संशोधन कठिन व लचीली दोनों प्रक्रियाओं से संभव है। संविधान का कुछ भाग कठोर व कुछ भाग लचीली प्रक्रिया से संशोधित हो सकता है। कठोर या लचीली प्रक्रिया से संशोधित हो सकता है। दोस्तों, कुछ साधारण बहुमत से संशोधन होते हैं और कुछ संशोधन विशेष बहुमत से होते हैं। विशेष बहुमत से होते हैं। देश में दोस्तों कुछ कानून ऐसे होते हैं जो साधारण बहुमत से हमारा मतलब होता है कि संसद में जितने एमपी होंगे, उनके हम कह सकते हैं 50% प्लस 1% से। और विशेष बहुमत से हम कह सकते हैं, मैं अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ, लगभग 363 के आसपास ही, आई थिंक 363 सांसदों की उपस्थिति में। दोस्तों, यहाँ पे मैंने रफली बताया, जब आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो हमारे देश में कुछ नियम ऐसे, कुछ विषय ऐसे हैं जिनके संबंध में संसद कानून साधारण बहुमत से बना सकते हैं, और कुछ कह सकते हैं विषय ऐसे हैं जिनके संबंध में संसद को जो कानून बनाने पड़ेंगे वो विशेष बहुमत से ही बनाने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये दोस्तों एक बहुत बड़ी विशेषता है संविधान की, कि संविधान में साधारण तरीके से भी परिवर्तन किया जा सकता है, विशेष तरीके से ही परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के संविधान संघ की स्थापना या संघात्मक शासन की व्यवस्था। संघात्मक शासन की व्यवस्था हमारे देश का संविधान करता है। इसका मतलब होता है दोस्तों,
संघ की स्थापना या संघात्मक शासन व्यवस्था से हमारा आशय होगा दोस्तों कि देश की संपूर्ण शक्तियों का बंटवारा केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य होगा। एक प्रकार से शक्ति संतुलन के आधार पर संघ की स्थापना। दोस्तों संघ का हमारा मतलब होता है कि अगर हम संपूर्ण भारत को देखते हैं, अगर हम मान लेते हैं ये भारत है, तो ये भारत अपने आप में बहुत सारे भागों में बटा हुआ है, जिसमें हम कहेंगे एक यूपी है, एक हरियाणा है, एक राजस्थान है, एक एमपी है, मध्य प्रदेश है, एक गुजरात है, एक अरुणाचल प्रदेश है, एक कर्नाटक है, त्रिपुरा, मेघालय। इस तरीके से देश में बहुत सारे राज्य हैं, हर राज्य अपने आप में एक इकाई है। और दोस्तों हम कहेंगे कि हर राज्य का एक सीएम होता है जिसे कहते हैं मुख्यमंत्री, और जबकि हमारे संपूर्ण देश का एक पीएम होता है जिसे हम कहेंगे प्रधानमंत्री। तो दोस्तों शक्ति संतुलन जो एक शब्द का प्रयोग किया गया है, इंपॉर्टेंट शब्द है। शक्ति संतुलन से हमारा मतलब है कि शक्ति का बंटवारा होगा, और शक्ति का बंटवारा शक्ति मुख्यमंत्री के पास भी होगी, प्रधानमंत्री के पास भी होगी। हमारे जो देश का संविधान प्रावधान करता है 70% शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होंगी, और लगभग कह सकते हैं 30% शक्तियाँ मुख्यमंत्रियों के पास होगी। मतलब केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा होगा। इसे ही हम शक्ति संतुलन कहेंगे या संघ की स्थापना कहेंगे। कि संघ का मतलब होता है एक ऐसा देश या फिर ऐसा भूभाग जो कई इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। हमारा देश एक ऐसा देश है जो कई इकाइयों से मिलकर बना है। वो इकाई है यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर, ये सब भारत देश की इकाई है, और भारत देश इन सबसे मिलकर बना है। तो भारत इनको भी थोड़ी थोड़ी शक्ति देगा, और पूरा जो देश के रूप में भारतीय पहचान है वो खुद ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा। हालांकि कुछ जो विशेषज्ञ हैं, कुछ संविधान के जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो हमारे देश के संविधान को कहते हैं कि एकात्मक सरकार की स्थापना करता है। एकात्मक सरकार से हमारा मतलब होता है कि सारी शक्तियाँ 100% जो शक्तियाँ होती हैं वो राज्य प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो देश का संविधान प्रावधान करता है वो एक मजबूत संघ की सरकार की स्थापना करता है, जिसमें ज्यादातर शक्तियां केंद्र के पास होती है, मतलब प्रधानमंत्री के पास होती है, जिसमें ज्यादातर शक्तियां केंद्र प्रधानमंत्री के पास होती हैं। दोस्तों ज़्यादातर सारी शक्तियां नहीं होती, तो इसीलिए हम इसे एक संघ मान सकते हैं, और संघ हमें मानना भी चाहिए कि भारत देश एक मजबूत संघ वाला देश है। ये दोस्तों लगभग हमने संविधान कह सकते हैं, संविधान की लगभग मोटी मोटी और ज़्यादातर विशेषताओं को पढ़ लिया है। छोटी छोटी एक दो विशेषता बची हैं, तो इतना सारा मुझे लगता है आप किसी भी बुक से उठा के पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि संविधान क्या है, संविधान की क्या क्या विशेषताएं। दोस्तों अब थोड़े प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न आप करेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर आप करेंगे और मुझे व्हाट्सअप करेंगे, और मैं व्हाट्सअप से आपको चेक करके बताऊंगा कि कहाँ पर आपने मिस्टेक करी है, किन चीज़ों में सुधार की जरूरत है, आपकी लेखन शैली कैसी है, आपको किस पे कितने नंबर मिलने चाहिए। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न जो हम बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि किसी राष्ट्र के लिए संविधान की महत्ता पर चर्चा करें। किसी राष्ट्र के लिए संविधान की महत्ता पर चर्चा करें। संविधान किसी राष्ट्र के लिए, किसी देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करें। मैं थोड़ा सा आपको प्रारूप बता देता हूं, आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप संविधान की परिभाषा को डिफाइन करेंगे। उसके बाद दूसरे पॉइंट में आप आएंगे
राष्ट्र के लिए संविधान का महत्व, इसमें मैंने जो आपको बताया था कि मैंने आपको महत्व करा चुका हूँ और उद्देश्य करा चुका हूँ और संविधान के कार्य करा चुका हूँ। इसमें से आप लिखेंगे कि राष्ट्र के लिए संविधान के क्या उद्देश्य हैं, क्या महत्व है, क्या कार्य हैं। थोड़ा सा आपको विस्तार करते हुए लिखना है, चर्चा करनी है, मतलब संविधान महत्ता के बारे में चर्चा करनी है, मतलब जिन जिन पॉइंटों पे महत्ता है उसके बारे में आपको लिख देना है। इसमें निष्कर्ष की कोई खास आवश्यकता नहीं है, अगर निष्कर्ष लिखना चाहें तो लिख देते हैं, छोटे से पॉइंट में लिख देना कि निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्र के लिए, एक राष्ट्र को बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, वहाँ के लोगों के जन कल्याण के लिए संविधान सर्वोपरि है। दैट्स इट। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। भारतीय संविधान दुनिया का विशालतम संविधान है, कारण स्पष्ट करें। भारतीय संविधान दुनिया का विशालतम संविधान है, कारण स्पष्ट करें। सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे संविधान, दूसरा विशालतम संविधान है क्योंकि, उसके बाद क्योंकि के बाद बताएंगे क्यों विशालतम संविधान है। 465 अनुच्छेद जो मैंने आपको बताया था, 25 भाग और हम कह सकते हैं कि 12 अनुसूचियाँ, जो मैंने आपको बताया था, अलग अलग लिंग जाति संप्रदाय के लोग हैं, उनका भी ख्याल रखना एक तरीके से भारतीय संविधान की जिम्मेदारी थी। और स्पष्ट करें, बस ये कर देंगे, हो जाएगा पूरा हमारा, कोई कठिन कार्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन को और करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारत की विशेषताओं या भारत की प्रकृति या फिर स्वरूप का परिणाम है, स्पष्ट करें। दोस्तों बहुत समझने वाला क्वेश्चन है। यूपीएससी में विद्यार्थियों से यही आकांक्षा करी जाती है कि वो क्वेश्चनों को लेके अपनी समझदारी दिखाएं थोड़ी सी। भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषता मैंने आपको बता दी, भारत की विशेषता या प्रकृति या स्वरूप का परिणाम है, स्पष्ट करें। भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो किस चीज का परिणाम है? आखिरकार भारतीय संविधान ऐसा क्यों बना? क्या भारत के कारण तो नहीं बना कि भारत ऐसा था इसलिए भारतीय संविधान को ऐसा बनाया गया? मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि भारत की विशेषताएं ऐसी थी कि भारत की प्रकृति कुछ ऐसी थी कि अगर भारत का संविधान बनता तो ऐसा ही बनता, क्योंकि भारत में अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग लिंग के, अलग अलग क्षेत्रीय भिन्नता के लोग थे, जिनको कह सकते हैं, जिनके बीच में संविधान या कानून के प्रति एक सम्मान पैदा करना, सद्भावना पैदा करना, देश के प्रति एक देशभक्ति पैदा करना या फिर उनके मन में सुरक्षा पैदा करना, ये सारे हमारे सरकार के सामने चुनौतियां थी। देश में लोकतंत्र को सफल करना था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा आपको भारत के संबंध में जानकारी होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से लिख पाएंगे कि भारतीय संविधान की जो विशेषता थी वो ऐसी विशेषताएं तभी बनी, भारतीय संविधान ऐसा तभी बना क्योंकि भारत उस समय ऐसा था। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों कंटिन्यू मेरी क्लास लेते रहो, डेफिनेटली मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छा लिखना सिखाऊंगा। और जिस दिन आप यूपीएससी में बैठेंगे आप डेफिनेटली मुझे याद करेंगे कि हाँ मैंने लिखना, मैंने बड़ी बड़ी कोचिंगें ज्वाइन करी, मैंने बड़े बड़े टीचर्स को सुना, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पर, लेकिन मैं लिखना यूपीएससी टाइम्स में बाय ज्ञान रतन सर से सीखा। और दोस्तों मुझे भी थोड़ा सपोर्ट देते रहना, आप सभी विद्यार्थी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना मेरी वीडियोस को, बेल आइकन दबाना और अपने दोस्तों को भी
इस चीज़ के बारे में बताना। अपने कलीग्स जो आपके जान पहचान वाले हैं, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें भी इस चीज़ से बारे में जागरूक करना, ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। ओके, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।